शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वजह क्या है? शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति की हर हलचल का पता होता है, जो हो रही है वो भी, जो होने वाली है वो भी। भतीजे अजीत पवार की बेवा सुनेत्रा पवार जब डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही थी, उसके ठीक पहले शरद पवार ने जो कहा, उस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। शरद पवार ने कहा, डिप्टी सीएम पद के लिए सुनेत्रा पवार का नाम दिए जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी ने फैसला किया होगा, मैंने आज ये अखबार में देखा। ठीक उसी समय शरद पवार बता रहे थे कि फरवरी में एक बड़ा फैसला होने जा रहा था। शरद पवार के मुताबिक उनके भतीजे अजीत पवार चाहते थे कि एनसीपी के दोनों धड़े यानी शरद पवार और अजीत पवार के गुट एक हो जाएं। शरद पवार ने कहा, अजीत पवार और जयंत पाटिल इस पर बातचीत कर रहे थे। यह अजीत पवार की इच्छा थी और इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद पवार के मुताबिक इस फैसले का ऐलान 12 फरवरी को होना था, लेकिन 28 जनवरी को अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। अब लोग मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शरद पवार कहना क्या चाहते हैं। लोग ये भी समझना चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की जानकारी अगर परिवार के मुखिया शरद पवार को नहीं है, तो ये किसका फैसला है? राजनीति के जानकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में संकेत तलाश रहे हैं। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के साथ ही पीएम मोदी का शुभकामना संदेश एक्स पर आ गया। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को शुभकामना देते हुए पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि वो अजीत दादा पवार के विजन को पूरा करेंगे। राजनीति के जानकार याद दिलाते हैं कि अजीत पवार राजनीति के दिग्गज थे। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन फिर बीजेपी ने आगे बढ़कर उनसे गठजोड़ किया। हालिया स्थानीय निकाय चुनाव में एनसीपी और बीजेपी आमने सामने थे और जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने अजीत पवार के फैसलों पर सवाल उठाए, खासकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर, तब अजीत पवार ने बीजेपी को दो टूक अंदाज में जवाब दिया। अजीत पवार ने याद दिलाया कि बीजेपी उन पर कैसे आरोप लगाती थी और आज किस तरह राज्य सरकार में उनकी पार्टनर है। अजीत पवार एनसीपी के विलय का सपना अगर पूरा कर पाते तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता था। शरद पवार 85 बरस के हो चुके हैं और लगभग रिटायरमेंट मोड में हैं। अजीत पवार भी 66 साल के थे, लेकिन काफी एक्टिव थे और एनसीपी के सभी बड़े छोटे नेता उन्हें ही शरद पवार के वारिस के तौर पर देखते थे। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद अजीत पवार ने खुद को साबित भी किया था। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि शरद पवार हो या अजीत पवार, दोनों ही जानते थे कि सत्ता से दूर रहने पर वो अपनी पार्टी को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए पवार पॉलिटिक्स सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अजीत पवार ने दावा भी किया, जब वो बीजेपी के साथ गए थे उसमें शरद पवार की सहमति थी। अहम यह भी था कि अजीत पवार बीजेपी के सहयोगी होने के बाद भी सेकुलर पॉलिटिक्स के चैंपियन थे। अजीत पवार महायुति या एनडीए के इकलौते नेता थे जो ये कह सकते थे कि महाराष्ट्र यूपी नहीं है और यहां बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं चलेंगे। यानी वो सीधे तौर पर हिंदुत्व राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर में से एक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारों पर सवाल उठा देते थे। जानकारों की राय है कि एनसीपी के दोनों धड़े एक होते तो संयुक्त ताकत में इजाफा होता। उद्धव और राज ठाकरे पहले ही एक साथ आ चुके हैं। अभी भले ही ठाकरे ब्रदर्स का असर उतना ना दिखा हो, लेकिन इस तरह की एकता बीजेपी को सतर्क जरूर कर देती है। बीजेपी अभी भले ही ताकतवर दिखती है, लेकिन पार्टी के नेता जानते हैं कि अगर शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ नहीं हुए होते तो ऐसे नतीजे हासिल करना मुश्किल होता। बहरहाल अजीत पवार की मौत के बाद अभी शोक के दिन पूरे नहीं हुए हैं। उसके पहले ही उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के फैसले को कई लोग बीजेपी की सतर्क रणनीति बता रहे हैं। राजनीति के जानकारों का दावा है कि बीजेपी पवार परिवार को सोचने का ज्यादा मौका नहीं देना चाहती थी।
समय बीतता तो एनसीपी की एकजुटता की संभावना पुख्ता होती जाती। मीडिया तो अजीत पवार का प्लेन क्रैश होने के बाद से ही इसकी चर्चा कर रहा है। जानकार दावा करते हैं कि शरद पवार की उम्र और सेहत ऐसी नहीं है कि वो बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतर सके। सुनेत्रा पवार और उनके दो बेटों के पास उस तरह का राजनीतिक अनुभव नहीं है जो अजीत पवार के पास था। जानकारों की राय है कि सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटों को फिलहाल बीजेपी की जरूरत सबसे ज्यादा दिखती है। चाहे सरकार में कामकाज की बात हो या फिर पार्टी पर पकड़ बनाए रखना, उन्हें हर कदम बीजेपी के साथ की जरूरत होगी। राजनीति के जानकार ये दावा भी करते हैं कि इस बीच बीजेपी के पास मौका होगा कि वो पवार के प्रभाव वाले क्षेत्र में कमल खिलाने की तैयारी करे। आपको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर भी गौर करना चाहिए। वो कहते हैं बीजेपी पार्टी लेवल पर और सरकार में भी एनसीपी के फैसले के साथ खड़ी रहेगी। खेल एक और हुआ। सीएम फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को वित्त मंत्रालय नहीं सौंपा है। अजीत पवार के पास ये मंत्रालय था, यानी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम तो बनी है लेकिन अजीत पवार जैसी प्रभावी स्थिति में नहीं। इस बीच जिस अंदाज में शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है उससे साफ है कि बीजेपी का दांव असर करता दिख रहा है। एक तरफा फैसलों को लेकर परिवार में ईगो क्लैश हो सकता है और शायद इसका असर दोनों धड़ों के एक होने पर हो। सुनेत्रा पवार 2024 के आम चुनाव में सुप्रिया सुले से हार गई थी। बाद में वो राज्यसभा पहुंची। उनका राजनीतिक अनुभव ज्यादा नहीं है लेकिन वो राजनीति की इतनी समझ रखती हैं कि पार्टी और परिवार तभी साथ रहेंगे और उनकी पूछ करेंगे जब तक वो सत्ता में अहम भूमिका अपने हाथ में रखती हैं। उनकी ये स्थिति बीजेपी के भी माफिक रहेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।